जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 30 चलेगा। और इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच को कैसे ज्वाइन करना है वो आपको वीडियो आगे में बताया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? गोंड, जारवा, लेप्चा या फिर डी संथाल। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए ये साइंस का प्रैक्टिस सेट है, शाम 7:30 बजे दिया जाता है। और अभी जो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ये रात 8 बजे की क्लास में दिया जाता है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इस बार तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। अब देखिए, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे। आइए सभी को बताते हैं, ध्यान से केवल सुनिएगा। तो सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें, ये आपका हो जाएगा जारवा जनजाति। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति निवास करती है। अच्छा, अंडमान निकोबार में और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? ओंज पाया जाता है, ठीक है, सैम्पेन पाया जाता है, ओंज हो गया, सैम्पेन हो गया और सेंटलीज, ठीक है। तो जारवा, ओंज, सैम्पन, सेंटलीज ये सभी जनजातियां अंडमान निकोबार में पाया जाता है। लेप्चा जनजाति की बात करें तो ये कहाँ पर मिलेगा? तो लेप्चा जनजाति और भूटिया, लेप्चा और भूटिया ये दोनों जनजातियां जो है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में पड़ता है। संथाल पूछे, संथाल और मुंडा ये दोनों जनजाति झारखंड में, ठीक है, कहाँ पर? झारखंड में। और गोंड की बात करें ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा जनजाति पूछे कौन सा है? तो भील जनजाति, इसकी सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश में है। ये भारत की सबसे बड़ी क्या है? जनजाति है, ध्यान रखिएगा। एक जनजाति पूछा था टोडा जनजाति, ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टोडा जनजाति। तो ये आपका नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, तमिलनाडु में टोडा नाम की जनजाति। तो साथियों, प्रश्न के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बता रहे हैं आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा आपको नोट्स में तैयार किया हुआ मिलेगा, जिस तरह से बता रहे हैं बिल्कुल इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी नदियां कृष्णा के सहायक नहीं है? तो कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? नोट कर लीजिए। तुंगभद्रा, ठीक है, सिर्फ बता देते हैं, बाकी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तुंगभद्रा जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है कृष्णा नदी की, तुंगभद्रा, ठीक है। उसके बाद मूसी, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, पंचगंगा ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो वर्धा जो है ये कृष्णा की सहायक नदियां नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में पहले कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? देखिए साथियों, कांग्रेस का जो अधिवेशन है, बिहार में 2 अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो पहला अधिवेशन की बात करें ये आपका हुआ था कहाँ पर? पटना में, ठीक है। पटना में भी कहाँ पर हुआ था? प्रॉपर नाम का, प्रॉपर स्थान का नाम पूछा जाता है। तो पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है बिहार में। और ये जो पटना बांकीपुर में हुआ था ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। और ये कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। अच्छा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? R.N. माधुलकर ने। किसने किया था? R.N. माधुलकर ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये हुआ आपका पहला अधिवेशन। वहीं बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था गया में, ठीक है। और कौन सा अधिवेशन था? तो ये आपका 37वां अधिवेशन था। कब हुआ था? तो 1922 में, ठीक है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा C.R. दास यानी चित्तरंजन दास। तो ये सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बांकीपुर, पटना। सी ऑप्शन आपका
राइट आंसर है। और साथियों ये जो भी बता रहे हैं फिर से रिपीट कर देते हैं, क्लास नोट्स में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा ये आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्लास का दूसरा नोट्स है। यहाँ पर देख लीजिए ये आपका सेट 2 है। कल हमने एप्लीकेशन पर सेट 1 को अपलोड कर दिया है, ये सेट 2 है। तो जैसे कि क्वेश्चन 1 यहाँ पर है, महात्मा गांधी, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? तो इसका आंसर है दूसरा, ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था। अब साथियों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है हमने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। उसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम दिवस कब मनाता है? तो 4 जुलाई को। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, यानी कि क्लास में जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं ये पूरा आपको लिखा हुआ मिलेगा। और ये कहाँ पर मिलेगा? तो जिन्होंने देखिए बिहार पुलिस के कोर्स को परचेज कर लिया है उनको ये नोट्स फ्री में मिल जाएगा इस बैच में। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, नीचे देख सकते हैं, इस पर आप लोग मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4 के लिए। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब होती है इस बैंक की? तो 1971 में। अच्छा, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। नाबार्ड का पूछे जो इम्पोर्टेंट है बता देते हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। अच्छा, लखनऊ में किसका हेडक्वार्टर है? तो सिडबी का, सिडबी ये लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? अब यहाँ पर देखिए हड़बड़ी में आप लोग क्या करेंगे, आंसर बीडी सावरकर बताएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ठीक है। ये किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। लेकिन ये जो पुस्तक है 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इस पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। एफ का मतलब होता है फ्रेडरिक एंगल्स, आपको ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। इनकी 2 पुस्तक है। कौन कौन सी पुस्तक है? हमने आपको कई बार बता रखा है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो यह लागू किया गया अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में। अच्छा, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन आया था 1789 में। इस बार 2024 में एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, इसमें आया था अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1789 में। अच्छा, अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी? नोट कर लीजिए, 4 जुलाई को। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिली थी। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना भारत का है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? सबसे अधिक श्रम खपाने वाला मतलब सबसे अधिक मजदूरी किस क्षेत्र में करना पड़ता है, ये आपको बताना है। यानी सबसे अधिक काम किस में करना पड़ता है? तो बिल्कुल सिंपल सा है, कृषि के क्षेत्र में, यानी खेती में सबसे अधिक मेहनत करना पड़ता है। और कृषि के क्षेत्र में ही प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका कृषि के क्षेत्र में। और कृषि क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र ये द्वितीयक में आ जाएगा और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आएगा, ठीक है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ होता है उसमें चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए, फैसले में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है?
इसका मतलब है मनुष्य जिस ध्वनि को सुन सकता है उस सहने की सीमा आपको बताना है क्या है। ऐसे तो WHO के अनुसार जो सुनने के लिए अच्छा ध्वनि माना जाता है वो 45 डेसिबल के करीब माना जाता है। ये आपके सुनने के लिए, ये हमारे सुनने के लिए परफेक्ट ध्वनि है 45 डेसिबल। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सहिष्णुता यानी सहने का सीमा कहाँ तक है, तो हम लोग का सहने का सीमा जो है 60 से 80 डेसिबल इतना तक ही है। इससे आगे अगर सुनेंगे तो कान का पर्दा फट सकता है। ये सहने का क्या है, सीमा है। लेकिन जो अच्छा जो माना जाता है ये 45 डेसिबल, ठीक है, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें और रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। तो फेफड़े जो है ये फुफ्फुस वार्णीय गुहिका में स्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नवजात बच्चों के लिए सबसे अधिक भोजन निम्नलिखित में से क्या है। आंसर है दूध, ठीक है। अच्छा, दूध पूछे, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हमने आपको बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है, चलिए बताइए फटाफट से। अनुलेखन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो देखिए DNA और ये है RNA। तो DNA को RNA में जो बदलने की क्रिया होती है उसी को बोला जाता है अनुलेखन। तो अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है, DNA का, यानी DNA से जब RNA में बदलेंगे तो इस क्रिया को बोला जाता है अनुलेखन। और जब RNA से जब DNA में बदला जाएगा तो इस क्रिया को बोला जाता है प्रतिलेखन, ठीक है, प्रतिलेखन। तो फिलहाल आंसर हो जाएगा DNA। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक, और केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो आप सभी जानते हैं केंद्रक के अंदर DNA होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए केंद्रक के बाहर कोशिका में DNA और कहाँ पर मिलता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक के बाहर DNA कहाँ पर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक में तो मिलता ही है, लेकिन केंद्रक के बाहर जैसे यहाँ पे आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इस प्रकार से होता है। तो ये जो DNA है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसको हिंदी में बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकनिका। सूत्रकनिका कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में। अच्छा बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है, चलिए बताइए, एकदम ध्यान से सुनिएगा जो भी हम आपको बताएंगे, बाकी आपको लिखा हुआ तो मिलेगा नोट्स में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो पेट में जो अमाशय है वहाँ से। तो आंसर हो जाएगा B ऑप्शन, पेट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पित्त कहाँ से निकलता है, तो ये यकृत से निकलता है। पित्त कहाँ से निकलता है, यकृत से। और पित्त कहाँ पर जाकर जमा होता है, तो पित्ताशय में जाकर जमा होता है आपका पित्त, ठीक है। पायसीकरण क्या है, पायसीकरण इसको हिंदी में बोला जाता है इमल्सीकृत। और पायस का उदाहरण आपका दूध होता है, दूध जो है ये पायस यानी कि इमल्सन का उदाहरण है। और पायसीकरण का काम होता है वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना। यहाँ पर A ऑप्शन आपका राइट आंसर है। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है, तो साथियों वर्गीकरण जो विज्ञान है ये वर्गीकरण का विज्ञान है। अच्छा, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। किसे कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे याद रखिएगा C ऑप्शन होगा वर्गीकरण। विमा MLT पावर होगा इस तरह से, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, MLT-2 ये किसके अनुरूप है आपको बताना है।
तो हमने आपको बताया था ये बल का है, बल का डायमेंशन होता है MLT-2, ठीक है। और बल का SI मात्रक न्यूटन, CGS मात्रक डाइन। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लैंक। कौन है? प्लैंक है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में प्रकाशीय तंतु कहा जाता है और ये जो कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही आपका हीरा भी चमकता है। तो पूछा जाता है हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, VVI कर लीजिए आप लोग, या फिर लिखना चाहे तो अभी लिख लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने किया था? हमेशा क्वेश्चन आता है बिहार एग्जाम में, ठीक है। नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर की खोज किया था। अधिकांश क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया का मतलब होता है कवक, कवक भी क्रस्टेशिया का ही उदाहरण है। तो इसकी बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है यानी बाहरी जो आवरण होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो कवक का काइटिन, पेड़ पौधा का सेलुलोज। और जीवाणु की कोशिका भित्ति पूछे, जीवाणु की कोशिका भित्ति, तो इसको लिख लीजिए पेप्टी। बड़ा सा नाम है पेप्टिडोलाइकेन। पेप्टिडोलाइकेन से बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। इस बात को ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसका आंसर हो जाएगा परमाणु में न्यूक्लियस यानी केंद्रक का, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। न्यूक्लियस बोले तो नाभिक, परमाणु में नाभिक का पता लगाया था रदरफोर्ड ने। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर है थायरॉक्सिन के अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है। टेस्टोस्टेरोन की बात करें, ये एक प्रकार का हार्मोन है और ये किस में पाया जाता है? तो पुरुषों में, ठीक है। ये पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसको ध्यान रखना है, ये केवल पुरुष में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने किया था? चलिए बताइए इसका आंसर। ग्रीन हाउस गैस, इसका उदाहरण क्या क्या है पूछता है एग्जाम में? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आपका जलवाष्प, फिर आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसकी अवधारणा दी थी जोसेफ फूरियर ने। इस पर भी आप लोग VVI लगा लीजिए, बार बार पूछा जाता है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था जापान में, क्योटो सम्मेलन। आपने सुना होगा क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन ये 1997 में हुआ था जापान में, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए। और एक आपने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये जो कि ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन 23, भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। 3 दिसंबर को हुआ था ये घटना, 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कंपनी में क्या हुआ था? गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण बहुत लोगों की मौत हो गई थी। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना होती है। उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अच्छा, उस कंपनी का नाम क्या था जिसमें हुआ था? यूनियन कार्बाइड कंपनी। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड कंपनी। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था। सूत्रकणिका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है और इसकी खोज किया था अल्टमैन ने। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, चलिए लिख लीजिए, अल्टमैन ने। 25, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? प्यारे बच्चों, जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान का जनक पूछे थियोफ्रिस्टस को। थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। एडवर्ड जेनर ने पहला टीका विकसित किया था और चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है? तो थाइमस ग्रंथि, फेरिंग्स, गल ग्रंथि, ये सभी क्या है? मानव शरीर का एक अंग है। जबकि अकल की दाढ़ ये कोई अंग नहीं है, ये क्या एक कहावत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो इसका आंसर है यकृत से पित्त उत्पादित होता है और पित्ताशय में जाकर ये जमा होता है। तिल्ली की बात करें तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है और इसका अन्य नाम है प्लीहा और इसी को बोला जाता है स्प्लीन। इसी को बोला जाता है स्प्लीन। आरबीसी का कब्रिस्तान और ब्लड बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग, ये हम आपको बता चुके हैं। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? जिंक। जिंक पाया जाता है इंसुलिन में, ठीक है। और ये निकलता है कहाँ से? तो ये आपका निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय के कहाँ से? तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, इंसुलिन की खोज किसने किया था? ये भी हमने बताया था, बेंटिंग एवं बेस्ट ने। जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना एक उदाहरण है। तो ये तो जड़त्व का उदाहरण है। अब जड़त्व में कैसा? स्थिरता या फिर गति? तो यहाँ पर देखिए, एक बस क्या अचानक से चलती है, ठीक है, यानी बस रुका हुआ है, अचानक से चल गया, तो आप क्या होते हैं? पीछे की ओर हट जाते हैं। तो बस अचानक चला यानी गति हो जाएगा यहाँ पे, गति का जड़त्व। और बस चल रहा है, अचानक रुक गया, तो आप आगे की ओर क्या होते हैं? झुक जाते हैं। तो ये आपका हो गया स्थिरता का जड़त्व। जब अचानक से रुक जाए तो आपका हो जाएगा कौन सा? स्थिरता का जड़त्व। और अचानक से चलना स्टार्ट कर दे तो आपका गति का जड़त्व। फिलहाल आंसर यहाँ पर बी होगा। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान संख्या को ही परमाणु भार बोला जाता है। और परमाणु भार क्या होता है? तो वो आपका क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु में स्थित कुल प्रोटॉन की संख्या और कुल न्यूट्रॉन की संख्या को जब जोड़ते हैं तो ये आता है आपका द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर। तो साथियों, आज आपका प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। और देखिए, अभी हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ हम आपको 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं। तो जब आपका वैकेंसी आ जाएगा तो लगभग 100 क्वेश्चन होगा, कभी 80, कभी 90, कभी 100। तो वहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप लोग थ्योरी बेस्ड पढ़ लीजिए, ठीक है, ये बहुत काम आएगा। और नंबर लिख लीजिए 9631887058। नोट्स कहाँ पर मिलेगा? क्लास का नोट्स जानकारी ले सकते हैं।